वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 2। तो लेट्स बिगिन। देखते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। यस, सो इन पार्ट 1 वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ग्रोथ हार्मोन्स, जिसको हमने दो डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया था। कुछ ऐसे हार्मोन्स थे जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, राइट, और कुछ ऐसे हार्मोन्स थे जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे थे। प्लांट हार्मोन्स को दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो ग्रोथ को जो प्रमोट कर रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स जो थे, वो कौन कौन से थे? ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन। और इथाइलिन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इथाइलिन दोनों तरीके से काम करता है, ग्रोथ को प्रमोट भी करता है और ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है। ठीक है, तो इथाइलिन जो है ये दोनों कैटेगरीज में आता है। ठीक है, तो लेकिन मेनली है हमारे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन। और जो हमारे ग्रोथ इनहिबिटर थे उसमें इथाइलिन ऑफ कोर्स आएगा एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्लांट हार्मोन को, जो कि नेचुरल फाइटो हार्मोन्स हैं, उनको क्लासिफाई किया था। उनके अपने अपने काम बताए थे। जैसे कि ऑक्सिन्स क्या करता है? सेल डिवीजन करने के बाद ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऐसे ही साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करेगा और क्या करेगा? वो भी प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। तो ये सारा कुछ हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। अब इसके आगे ये एक टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको दोबारा से ये दिखाया है कि किस तरीके से फाइटो हार्मोन्स कौन से हैं, ताकि आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर का जो फंक्शंस हैं हर हार्मोन के, वो याद हो जाएं। तो ऑक्सिन्स का क्या फंक्शन है? सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन करेगा, फिर सेल को लंबा करेगा, एपिकल डोमिनेंस, रूट इनिशिएशन। ठीक है, यानी रूट को भी ये बढ़ा रहा है और शूट को भी ये बढ़ा रहा है। और क्रॉप्स, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने आपके लिए दिए हुए हैं, लाइक टोमेटो, पाइनएप्पल एंड एप्पल। ठीक है, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड के लिए बात कर लेते हैं। तो जिब्रेलिक एसिड स्टेम इलोंगेशन क्या करेगा? ये लंबाई को बढ़ाएगा स्टेम की, और ब्रेकिंग डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन एंड फ्रूट डेवलपमेंट। व्हाट आर द एग्जांपल्स? ग्रेप्स, एप्पल, शुगर केन एंड बार्ली। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? जिब्रेलिक एसिड का क्या काम है? जिब्रेलिक एसिड का काम है उसकी लंबाई को बढ़ाना स्टेम की। तो अगर कोई बेल है, लाइक अंगूर की बेल है, ग्रेप्स की बेल है, तो जैसे जैसे उसकी बेल की लंबाई बढ़ेगी उतने ही ज्यादा हमें फ्रूट्स मिलेंगे, है ना? तो ऐसे एप्पल का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, उतना जितना, मतलब एप्पल के केस में हम साइज की बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है? फ्रूट की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसको स्टेम को इलोंगेट कर रहा है। शुगर केन में भी, जो शुगर केन होता है वो पूरा का पूरा स्टेम ही, उसी से शुगर निकलती है, शुगर सिरप निकलता है। ठीक है, तो शुगर केन में भी स्टेम इलोंगेशन का काम करता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने एकदम शॉर्ट करके इस पूरी टेबल में आपको डाल रखे हैं, ताकि आपको ये पर्टिकुलर जितने भी हमारे फाइटो हार्मोन्स हैं, नेचुरल फाइटो हार्मोन्स हैं, उनके फंक्शंस आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। थर्ड टाइप जो है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? इट प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन करेगा तभी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, है ना? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो सूट इनिशिएशन, डिलेइंग लीफ सीनेसेंस, इन तीनों चीजों में काम आता है साइटोकाइनिन। एग्जांपल्स हैं व्हीट, राइस, कॉर्न एंड पोटैटोज। अब नंबर आता है आपका इथाइलिन का, जो क्या है? एक गैसियस हार्मोन है, राइट? तो इथाइलिन का क्या काम मैंने आपको बताया था? मैंने आपको बताया था कि लाइक अगर कुछ कच्चे केले रखे हैं, उनके बीच में हम एक पका हुआ संतरा रख दें, तो उससे क्या होता है? ऑटोमेटिकली गैसियस इथिलीन रिलीज होती है, इथाइलिन। और वो इथाइलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। ठीक है, जब कच्चे कच्चे आम होते हैं या कच्चा कोई भी फ्रूट है, पपीता है, उसको रखा जाता है ना कवर करके न्यूज़पेपर के अंदर, या फिर आटे के ड्रम में रखा जाता है। ठीक है, किस लिए? फॉर राइपनिंग। तो राइपनिंग में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? इथाइलिन। सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? फ्रूट राइपनिंग, लीप एब्सिशन एंड फ्लावर इंड्यूस, फ्लावरिंग को भी इंड्यूस करेगा इथाइलिन। ठीक है, एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स? एग्जांपल्स हैं टोमेटो, बनाना, पाइनएप्पल एंड एप्पल। एंड द लास्ट कैटेगरी, जिसे हम इनहिबिटर कैटेगरी में भी रखते हैं, जो ग्रोथ को इनहिबिट करती है, या फिर अगर क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो ग्रोथ को रोक लेगी, ताकि अगर ग्रोथ हो जाएगी तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? प्लांट मर जाएगा, है ना? तो ये उन अनफेवरेबल कंडीशन में काम करता है क्या? एब्सिसिक एसिड। तो ये सीड डोरमेंसी में काम करेगा। ठीक है,
स्टोमेटा को क्लोज करने में काम करेगा। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा, है ना। ऐसे ही इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। किसको, एबीए को। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारी जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करता है। कौन सा हार्मोन, एबीए। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स, क्रॉप में क्या क्या एग्जांपल आएंगे, क्रॉप में एग्जांपल आएगा व्हीट, कॉर्न, सोयाबीन एंड राइस। तो ये एक समराइज्ड वे में मैंने आपको ये नेचुरल फाइटो हार्मोन्स बता दिए, उनके फंक्शंस बता दिए। आप इसे रिवाइज करेंगे तो आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल ग्रोथ हार्मोन्स की, जो ऑलरेडी मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से दिखा देती हूं मैं आपको कि ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहे हैं, सेल को इलोंगेट करने में हेल्प कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो यूज टू एनहांस क्रॉप ग्रोथ एंड इंक्रीज यील्ड। क्रॉप की जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी उतनी ज्यादा उसकी यील्ड मिलेगी। एंड इथाइलिन किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, इट इज कंट्रोल राइपनिंग प्रोसेस ऑफ फ्रूट ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो ये स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन में राइपअप करता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जिब्रेलिक एसिड ब्रेकअप डोरमेंसी एंड प्रमोट जर्मिनेशन, स्पेशली क्रॉप लाइक बार्ले। ऑक्सिन क्या करता है, इट अगेन प्रमोट्स रूट फॉर्मेशन इन स्टेम कटिंग, है ना, रूट फॉर्मेशन करता है इन स्टेम कटिंग, यूजफुल इन प्लांट प्रोपगेशन। साइटोकाइनिन डिले एजिंग इन द प्लांट एंड एक्सटेंड देयर प्रोडक्टिविटी। एब्सिसिक एसिड हेल्प टू प्लांट टॉलरेट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस कंडीशन सच एज ड्राउट एंड सलाइनिटी। तो एंड जिब्रेलिक एंड साइटोकाइनिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जिब्रेलिक एसिड का एंड साइटोकाइनिन का, ये फ्लावर की किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग को रेगुलेट करने का काम करता है। दोनों के दोनों हार्मोन का जो कंपोजिशन है, ठीक है। अब है एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, नेचुरल जो फाइटो हार्मोन्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम कुछ 2-3 एग्जाम्पल आपके कोर्स में है सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन्स के, उनके बारे में भी जानेंगे। तो फाइटो हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन प्ले क्रूशियल रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दे हैव डाइवर्स एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस फॉर एनहांसिंग ग्रोथ एंड यील्ड टू मैनेज पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो है एक अपने पूरे के पूरे खेत में छिड़काव कर रहा है। ये फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन्स क्या करेंगे, अगर नेचुरल अवेलेबल हैं वो तो प्लांट के अंदर ही बनते हैं, लेकिन अगर आर्टिफिशियल मीन से अगर हार्मोन से उनका छिड़काव किया जाए, या आर्टिफिशियल मीन से अगर प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में हमें कोई नया प्लांट बनाना है, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस का, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला, तो उस टाइम पर उस प्लांट को आर्टिफिशियल मीडिया में ही ग्रो करना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो करने के लिए सिंथेटिक हार्मोन्स का यूज किया जाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने आपके लिए दिए हुए हैं जो आपके सिलेबस में हैं। जैसे कि है, फर्स्ट है NAA, ठीक है, जिसका कि फुल फॉर्म है 1-नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का टाइप है, तो ये क्या करेगा, वही काम करेगा जो ऑक्सिन करता है, मींस इट प्रमोट रूटिंग, यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम एंड लीफ कटिंग, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में भी टिश्यू कल्चर से प्लांट्स डेवलप किए जाते हैं, या फिर वेजिटेटिव, जैसे कि आपको पता है कि रोज जैसे है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कटिंग से डेवलप किए जाते हैं। तो वहां पर भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइम पे NAA यूज होता है, क्योंकि अगर हमने स्टेम की कटिंग ली है, नोड इंटरनोड के पास उसको काटा है, तो रूट तो वहीं से निकलेंगी ना, तो रूट निकालने के लिए वहां से स्टेम से NAA का यूज किया जाता है। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो हार्मोन है जो सिंथेटिक है, वो भी ऑक्सिन का टाइप है, दैट इज 2,4-D, जिसका की फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन कैलस फॉर्मेशन। जो लेबोरेटरी में प्लांट टिश्यू कल्चर में कैलस फॉर्म होता है, कैलस का मीन्स किसी एक लीफ को कट करके हार्मोन्स में अगर हम डिप करें, तो जब उसका मल्टीपल ग्रोथ हो जाती है, एक सेल मास जैसा, लाइक अगर ये सेल है, उससे एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं सिमिलर काइंड की, तो वो कैलस होता है। और ईच जो कैलस है उसमें ईच पार्ट जो है एक प्लांट बना सकता है।
ठीक है, तो प्रोपेगेशन तो ये क्या करता है, 2,4-DB इंड्यूस करता है कैलस फॉर्मेशन को इन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ कॉमन हर्बिसाइड या बीडिसाइड की तरह एक काम करता है, जहां पर अगर हमने कोई मोनोकॉट वाली जैसे मेज, मक्का, जौ, ज्वार उगा रखी है, उसमें कोई डाइकॉट प्लांट उग जाए बाय डिफॉल्ट, क्योंकि पोलन ग्रेन्स तो सभी जगह पर हैं, है ना, तो कहीं से भी फर्टिलाइजेशन होकर अगर वहां गिरता है तो वो उसका न्यूट्रिशन और ले लेगा। तो उनको हटाने के लिए, उनको जितने भी ब्रॉड लीफ वीड होती हैं उनको मारने के लिए वीडिसाइड की तरह 2,4-D को यूज किया जाता है। ये भी एक तरीके का ऑक्सिन होता है। ठीक है, तीसरा जो टाइप है वो है BAP, जिसे बोलते हैं बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। इट इज अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का काम क्या है, सेल डिवीजन, राइट। तो वो नेचुरल है, BAP भी एक तरीके का साइटोकाइन है, तो ये भी स्टिमुलेट करेगा किस चीज को, सेल डिवीजन को एंड शूट प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो ये 3 तरीके के सिंथेटिक फाइटो हार्मोन्स हैं जो जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए, अब अगला जो टॉपिक है वो है प्लास्टिसिटी से रिलेटेड। तो प्लास्टिसिटी होती क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। प्लास्टिसिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, और लाइफ फेजेस, फॉर्मिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यानी कि प्लांट की वो एबिलिटी जो अलग अलग एनवायरमेंट पर या फिर अलग अलग लाइफ फेजेस पर अलग अलग तरीके से अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। जैसे कि किस कॉटन में, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेट्रोफाइली फाइली पाई जाती है कॉटन में, कोरिएंडर में एंड लक्सपुर में। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, कॉटन, कोरिएंडर एंड लक्सपुर। ये 3 हैं जिनकी जो लीफ हैं वो जुवेनाइल फॉर्म में, जब वो बिल्कुल यंग होता है उस टाइम उसकी अलग होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। जुवेनाइल या यंग प्लांट में उसकी लीफ इस तरीके की है, जैसे ही प्लांट जो है अडल्ट फॉर्म में आया उसकी लीफ इस तरीके की होगी। ठीक है, तो इसकी जो प्लांट की लीफ का जो शेप है या साइज है या जो स्ट्रक्चर है वो डिफर करता है मैच्योर लीफ का और जुवेनाइल लीफ का। तो इसे प्लास्टिसिटी कहा जाता है कि ये प्लांट के अंदर एबिलिटी होती है कि अलग अलग एनवायरमेंट में या फिर अलग अलग लाइफ के फेजेस में, जैसे कि प्लांट जब बिल्कुल यंग है, जैसे जुवेनाइल कह रहे हैं, और फिर धीरे 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 प्लांट मैच्योर हुआ, तो जुवेनाइल फॉर्म में उसकी लीफ का स्ट्रक्चर कुछ और था, और जब वो मैच्योर फॉर्म में पहुंच गया तो उसकी लीफ का स्ट्रक्चर कुछ और हो गया। इस क्वालिटी को, प्लांट के इस ट्रांसफॉर्मेशन को, कि वो अपनी मार्फोलॉजी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट या अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ फॉर्म चेंज कर पाता है, इसको कहा जाता है प्लास्टिसिटी। ठीक है, 3 एग्जांपल्स आपको यहां पर बताए हुए हैं। दूसरा होता है एक बटर कप। बटर कप मीन्स लीव्स इन एयर डिफर फ्रॉम लीव्स इन वाटर। जब लीफ एयर में रहेगी तब उसकी लीफ कुछ और तरीके की होगी, और जब वही लीफ पानी में जाएगी तो उसकी लीफ कुछ और, जैसे वाटर हैबिटेट वाले जो प्लांट्स हैं उनकी लीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, जबकि टेरेस्ट्रियल हैबिट वालों के का लीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो ये बटर कप जो है ये भी एग्जाम्पल बनता है डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स का, कि जो एयर में रहने वाले हैबिटेट्स के जो लीफ हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका टाइप क्या है, और अगर वही पानी में जाएंगे या पानी के अलग किसी तरीके के उसमें जाएंगे तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही बताया है कि अलग अलग एनवायरमेंट के रेस्पॉन्स में प्लांट की लीफ अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, या फिर लाइफ के अलग अलग फॉर्म में, यानी कि जुवेनाइल स्टेज में एंड मैच्योर स्टेज में उनका जो आपस में स्ट्रक्चर होता है, लीफ का टाइप होता है, वो अलग हो जाता है, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। अगला जो टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक इस पर्टिकुलर पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है दैट इज फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्लांट जब फ्लावरिंग करेगा, प्लांट की जो फ्लावरिंग है वो ड्यूरेशन ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, जिसे फोटोपीरियोडिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड, लाइट का पीरियड कितना है और डार्क पीरियड कितना है, ये उनका जो प्रपोर्शन है वो ये डिसाइड करेगा कि फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको क्रिटिकल जितना फोटो पीरियड चाहिए, जितनी सनलाइट चाहिए, अगर उससे कम लाइट मिलेगी
तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं कि जिनको कम लाइट चाहिए और अगर ज्यादा मिल रही है तो भी उनमें क्या होगा, फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसी फिनोमिना को, इसी क्वालिटी को जो प्लांट में होती है उसे फोटोपीरियोडिज्म कहा जाता है। सो द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड इन्फ्लुएंस फ्लावरिंग। ये किसको इन्फ्लुएंस करता है, फ्लावरिंग को। क्या इन्फ्लुएंस करता है, ड्यूरेशन, केवल लाइट और डार्क फेज नहीं, उस वो कितना देर तक मिल रहा है, ड्यूरेशन कितनी देर तक है, क्या वो 8 घंटे का है या 4 घंटे का और कितना है 12 घंटे का है। तो अगर टाइम में फर्क आ गया तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो क्रिटिकल ड्यूरेशन वेरीज अमंग डिफरेंट प्लांट स्पीशीज, जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस इज एज क्रूशियल एज लाइट पीरियड फॉर द फ्लावरिंग। ठीक है, जितना डार्कनेस भी उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी लाइट पीरियड है। तो बोथ डार्क एंड लाइट फेज, तो बोथ लाइट एंड डार्क पीरियड रिलेटिव ड्यूरेशन आर सिग्निफिकेंट। इनकी आपस में रिलेटिव पीरियड क्या है वो डिसाइड करता है कि फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट कौन से होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये सनलाइट है, ये रात हो गई। लॉन्ग डे प्लांट वो हैं, उनमें फ्लावरिंग तब होगी जब क्रिटिकल जो पीरियड है सनलाइट का उससे ज्यादा, ये देखिए इतना ज्यादा उसे सनलाइट मिले, कुछ अमाउंट क्रिटिकल पीरियड से जब ज्यादा मिलेगा तब उसमें फ्लावरिंग होगी। और उस तरीके के प्लांट को कहा जाता है लॉन्ग डे प्लांट या LDPs। ठीक है, सो लॉन्ग डे प्लांट्स आर दोज प्लांट दोज रिक्वायर लाइट एक्सपोजर एक्सीडिंग अ क्रिटिकल ड्यूरेशन टू इनिशिएट फ्लावरिंग। फ्लावरिंग इनिशिएट करने के लिए उनका जो लाइट ड्यूरेशन है वो क्रिटिकल ड्यूरेशन को एक्सीड करना चाहिए। ये क्रिटिकल ड्यूरेशन है, यहाँ ये पूरा क्रिटिकल ड्यूरेशन है। तो वो प्लांट जो क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा जिनको लाइट चाहिए, उन प्लांट्स को लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है। किस लिए चाहिए, फ्लावरिंग करने के लिए। अगर क्रिटिकल पीरियड से कम मिला तो उनमें फ्लावरिंग क्या, छोटी छोटी बर्ड्स भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो लॉन्ग डे प्लांट कौन से हुए, दोज प्लांट रिक्वायर लाइट exposure exceeding a critical duration to initiate flowering. There are certain examples like spinach, lettuce, certain varieties of wheat and barley. ये हमें एग्जाम्पल्स याद करने हैं लॉन्ग डे प्लांट के। दूसरे तरीके के जो प्लांट हैं उन्हें कहा जाता है शॉर्ट डे प्लांट या SDP, शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट कौन से होंगे, ये वही प्लांट होंगे जो एग्जैक्टली लॉन्ग डे प्लांट से अपोजिट बिहेव करेंगे। मींस दे रिक्वायर लाइट एक्सपोजर लेस देन द क्रिटिकल ड्यूरेशन। इनको लाइट ड्यूरेशन जितना है उससे कम चाहिए फॉर फ्लावरिंग। देखिए लाइट ड्यूरेशन जितना है उससे अगर ज्यादा मिला तो फ्लावरिंग नहीं हुई, लेकिन जितना चाहिए था उससे अगर कम मिलेगा, इतना तो मिनिमम चाहिए था, राइट, लेकिन उससे कम मिलेगी अगर लाइट और डार्क वाला टाइम ज्यादा रहेगा तो उस टाइम पर ये जो है फ्लावरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन रही, डेफिनेशन रही दीज प्लांट्स रिक्वायर लाइट एक्सपोजर लेस देन अ क्रिटिकल ड्यूरेशन टू इनिशिएट फ्लावरिंग। फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के लिए इनको जो रिक्वायर्ड क्रिटिकल टाइम है उससे भी कम लाइट चाहिए। व्हाट आर द एग्जांपल्स, क्राइसेंथेमम, ये एग्जांपल्स हमें याद करने हैं, पोइनसेटलिस एंड सर्टेन वेराइटीज ऑफ राइस एंड टोबैको। ठीक है, ये एग्जांपल्स हमें याद करने हैं क्योंकि एग्जांपल को देखकर ये पूछा जाता है कि ये शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है। कुछ प्लांट्स हैं जो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, ठीक है, जिनका ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता है लाइट एक्सपोजर का। तो फ्लावर रिगार्डलेस ऑफ लाइट एक्सपोजर ड्यूरेशन, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइट कम है या लाइट ज्यादा है। तो उसके टाइप हो जाएंगे टोमेटो, कुकुम्बर एंड सम वेराइटीज ऑफ रोज। अगर रोज ज्यादातर कहा जाता है कि 8 घंटे या 8 से ज्यादा उसको सन एक्सपोजर मिलना चाहिए, लेकिन अगर कुछ वेराइटीज ऐसी हैं अगर थोड़ा कम भी मिलता है तब भी उसमें फ्लावरिंग होती है। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ परसेप्शन, यानी कि ये फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। तो क्या ये अगर कोई प्लांट है और उसकी शूट टिप पर, एपिकल टिप पर फ्लावर है, तो वो डायरेक्टली डिसाइड कर लेता है फ्लावर कि भाई मुझे ज्यादा लाइट दिख रही है तो मैं खिल जाता हूँ, और अगर नहीं दिख रही है तो मैं नहीं खिलूंगा। तो वो जो परसेप्शन है कि हमारे को फ्लावरिंग करानी है या नहीं, ये प्लांट का कौन सा पार्ट डिसाइड करता है? तो ये प्लांट की लीव्स डिसाइड करती है। ठीक है, लीव्स आर द साइट ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन परसेप्शन। ठीक है, शूट एपिक्स ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावरिंग एपिक्स बट डू नॉट परसीव फोटो पीरियड डायरेक्टली। शूट एपिक्स तो कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि वही कन्वर्ट होती है फ्लावरिंग एपिक्स में, लेकिन ये फोटो पीरियड को डायरेक्टली परसीव नहीं करती है कि भाई ये फोटो पीरियडिज्म में मतलब फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। ये परसीव करेगा लीफ। तो देयर इज अ सर्टेन हार्मोन सब्सटेंस that is responsible for flowering. These are migrate from the leaf. लीफ से माइग्रेट होकर जाते हैं ये शूट एपिक्स पर when exposed to the necessary photo period. जब उन्हें पूरा जितना फोटो पीरियड उस पर्टिकुलर प्लांट की वैरायटी को चाहिए अगर उतना मिल जाता है, तो लीफ से जो प्लांट सब्सटेंस है वो माइग्रेट करते हैं और वो शूट एपिक्स पर जाते हैं और वहां इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको इतना मिल गया, अब आप फ्लावरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो कौन परसीव करता है ये सिग्नल? ये सिग्नल ये कौन बताता है? लीव्स बताती हैं। तो लीव्स क्या है? दीज आर द साइट फॉर लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन परसेप्शन। ठीक है, चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो है ट्रॉपिज्म से रिलेटेड। पहले देख लेते हैं कितने तरीके के ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म वर्ड क्या है पहले हम ये समझेंगे, व्हाट डज इट मीन, ट्रॉपिज्म क्या होता है। तो ग्रोथ और टर्निंग मूवमेंट ऑफ द प्लांट, वी कैन से मूवमेंट, यानी कि प्लांट का किसी एक डायरेक्शन में मुड़ना या ग्रो करना किसी एक डायरेक्शन में इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। एनवायरमेंट से जो उसे स्टिमुलाई मिलते हैं उसके रेस्पॉन्स में अगर प्लांट कहीं किसी एक डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है या टर्न कर रहा है, जैसे सनलाइट को देखते देखते कई बार टर्न करता है ना, तो उस चीज को, उस ग्रोथ को बोला जाता है ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म क्या रहा? ग्रोथ और टर्निंग मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू एन एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। इट डिपेंडेंट ऑन अ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई अनलाइक नॉन डायरेक्शनल नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो स्टिमुलाई होता है ये उस डायरेक्शन में मूव करता है प्लांट, और इसको कैटेगराइज किया गया है वेरियस कैटेगरी में, जैसे फोटोट्रॉपिज्म। फोटो टर्म अपने आप को बता रहा है कि लाइट के रेस्पॉन्स में मूव करेगा, सनलाइट ऊपर है तो शूट ऊपर की तरफ बढ़ता है। जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब धरती, ठीक है, जियो मतलब रूट्स जो है वो जियोट्रॉपिज्म को रेस्पॉन्स करेंगी और वो कहाँ की तरफ करेगी? जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी। हाइड्रोट्रॉपिज्म टर्म अपने आप को क्या बता रहा है? वाटर के रेस्पॉन्स में, वाटर जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है वाटर, उसको देखते हुए उसकी तरफ अगर मूवमेंट होता है प्लांट का, ये किसी पार्ट का, ऑब्वियसली किसका होगा? रूट का होगा। कीमोट्रॉपिज्म अगर किसी केमिकल को देखकर वो मूव कर रहा है, या थिग्मोट्रॉपिज्म अगर वो किसी चीज से टच हो रहा है और अगर टच के को रेस्पॉन्ड कर रहा है अपने मूवमेंट के लिए। तो ये डिफरेंट कैटेगरी हो गई ट्रॉपिज्म की। वन बाय वन हर कैटेगरी को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या है? ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रेस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलाई। ये जो प्लांट हैं अगर लाइट के स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स कर रहे हैं और उस तरफ ग्रो कर रहे हैं तो उसे फोटोट्रॉपिज्म कहा जाएगा। ठीक है, सेल फारदेस्ट फ्रॉम द लाइट कंटेन ऑक्सिन्स causing elongation on the side away from the light। मीन्स जो शूट की टिप है वहां ऑक्सिन्स होते हैं, ये तो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। ठीक है, अब ये जो लाइट है अब धीरे धीरे अगर सन इस तरफ मूव हो रहा है तो ये जो हार्मोन है वो अपोजिट साइड में, सन के अपोजिट साइड में जाकर जमा हो जाता है और अपोजिट साइड की जो सेल्स होती हैं उनका इलोंगेशन करता है, और इलोंगेशन करने से क्या होता है? वो बेंड हो जाती हैं सेल्स या जो शूट टिप है टुवर्ड्स सनलाइट। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रेस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलाई, इसको बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म। और इसमें सेल्स फारदेस्ट फ्रॉम द लाइट कंटेन ऑक्सिन, जो दूर वाली होती हैं वो ऑक्सिन कंटेन करती हैं और क्या करती हैं? इलोंगेट करती हैं, और जिससे साइड वे में
जिस डायरेक्शन में भी मुड़ना होता है, ये देखिए इस तरफ इधर था, इधर ये जो है प्लांट जो है मूव करता है, इसे बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट, फोटोट्रॉपिज्म को फर्दर क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि पहला है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि जब ग्रोथ जो होती है प्लांट की वो टुवर्ड्स लाइट सोर्स होगी, ठीक है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का क्या मतलब हुआ, ग्रोथ जो है वो अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स होगी, जिधर लाइट सोर्स है उसके अपोजिट होगी। तीसरा एक और टाइप होता है जिसे बोलते हैं स्कोटोट्रॉपिज्म, ये अंधेरे की तरफ ग्रो करता है, ग्रोथ टुवर्ड्स डार्कनेस। ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म से इसे कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर है कि लाइट सोर्स से दूसरी तरफ होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी तरफ लाइट नहीं होगी, उससे कम होगी। लेकिन स्कोटोट्रॉपिज्म क्या होगा, ये बिल्कुल जहां डार्क होगा उस तरफ जो है ग्रोथ करती है, सो ग्रोथ टुवर्ड्स द डार्कनेस। अगली कैटेगरी हमारी जो है इस पर्टिकुलर ट्रॉपिज्म वाले टॉपिक में वो है ग्रेवी ट्रॉपिज्म। वर्ड अपने आप को ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है, डिफरेंशिएट ग्रोथ बाय अ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में जो प्लांट रेस्पॉन्स देता है ना, उसे ग्रेविट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ प्लांट एंड फंजाई, इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। Charles Darwin documented that roots exhibit positive gravitropism, means grow towards the gravity, and stem exhibit negative gravitropism. जो रूट हैं वो पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म शो करती हैं क्योंकि रूट नीचे की तरफ ही बढ़ती हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ, रूट ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल पुल, तो इसलिए ये पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म हो गया। जबकि जो शूट होता है वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि ऊपर की तरफ मूव करता है, तो प्लांट शुड ग्रो द अपोजिट वे, ठीक है। तो ये आ जाएगा नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म के अंडर में, स्टेम आएगा नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म के लिए, और एंड जो रूट है वो आएगी पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म, ठीक है। तो ये सबसे पहले किसने नोटिस किया था, ये चार्ल्स डार्विन ने नोटिस किया था और फिर इसको इन्होंने बताया, ठीक है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल के लिए प्लांट रेस्पॉन्ड करेगा, उसे क्या कहा जाता है, ग्रेविट्रोपिज्म कहा जाता है। अगला होता है हाइपोट्रोपिज्म। हाइपोट्रोपिज्म में क्या है, अ प्लांट ग्रोथ रेस्पॉन्स वेयर द डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय वाटर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि वाटर, ये देखिए प्लांट इसमें आपको दिखाया गया है, प्लांट किधर की तरफ मूव कर रहा है, जहां पर वाटर सोर्स है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जहां पर ज्यादा है वहां पर प्लांट की ग्रोथ रहेगी। तो प्लांट रूट ग्रोइंग इन ह्यूमिड एयर बेंड टुवर्ड्स द हाई ह्यूमिडिटी लेवल, जहां पर ज्यादा उसे ह्यूमिडिटी मिलेगी वहां पर बेंड कर जाती है प्लांट की रूट्स। तो इस रेस्पॉन्स को क्या कहा जाता है, इस रेस्पॉन्स के लिए टर्म है हाइड्रोट्रोपिज्म। इट एनहांस प्लांट एफिशिएंसी इन इकोसिस्टम। रूट की जो कैप होती है, रूट हेयर्स, जो रूट है उसकी रूट कैप जो है दैट सेंस वाटर, वो वाटर को सेंस कर लेती है, वहां पर सिग्नल्स होते हैं और फिर दीज रूट कैप सेंड द सिग्नल्स टू इलोंगेट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द रूट, ठीक है। रूट कैप ने सेंस किया और उसके बाद सिग्नल्स उसने भेजे, और सिग्नल भेजने के बाद थ्रू हार्मोन्स ओनली उस पर्टिकुलर पार्ट को इलोंगेट कर दिया जो वाटर सोर्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये था हाइड्रोट्रोपिज्म। और इसके बाद है केमीट्रोपिज्म। केमीट्रोपिज्म क्या है, जब प्लांट की ग्रोथ रेस्पॉन्ड करेगी किसको, किसी केमिकल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करेगी, तब उसको बोला जाएगा केमीट्रोपिज्म। तो प्लांट ग्रोथ रेस्पॉन्ड टू केमिकल स्टिमुलाई व्हेन पोलन ट्यूब ग्रो टुवर्ड्स द ओव्यूल। पोलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स ओव्यूल ट्रांसपोर्टिंग मेल स्पर्म टू द फीमेल ओव्यूल। ये जो है इसको कैसे पता चल जाता है कि यहां पर आना है ना। एक अगर अलग अलग प्लांट्स हैं, ठीक है, जब पोलन ग्रेन यहां पर जाके बैठेगा तो कैसे धीरे धीरे पोलन ट्यूब केमिकल को सेंस करके ही तो धीरे धीरे वो अपनी लेंथ बढ़ाती है और ओव्यूल तक पहुंचाती है किसको, मेल स्पर्म को। क्यों, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो वो लंबाई अगर बढ़ा रही है तो यानी कि उसको कोई ना कोई स्टिमुलाई तो मिल रहा है जो ये बता रहा है कि ओव्यूल जो है वो कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है। तो जब पोलन ट्यूब रेस्पॉन्ड करे, ठीक है, अपनी लेंथ बढ़ाए, किस लिए, टू ट्रांसपोर्ट द मेल स्पर्म, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा केमीट्रोपिज्म। ओवरी, तो इसके लिए कौन सा
पर्टिकुलर पार्ट है जो हार्मोन्स या केमिकल्स रिलीज करता है, इट्स ओवरी। ओवरी रिलीज सर्टेन केमिकल्स टू स्टिमुलेटिंग पॉजिटिव केमिट्रोपिज्म इन रेस्पॉन्स टू द पोलन ट्यूब, जिसके रेस्पॉन्स में जो है पोलन ट्यूब लंबाई बढ़ाती है। ठीक है, ऐसे ही रूट्स शो पॉजिटिव केमिट्रोपिज्म बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स यूजफुल मिनरल्स ऑल्सो। कहीं पर यूजफुल मिनरल्स होते हैं अगर, और प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया में है जहां वो मिनरल्स कम हो गए हैं, उसके आसपास कहीं ज्यादा है, तो रूट्स उस तरफ उसको सेंस करके केमिट्रोपिज्म के थ्रू उन मिनरल्स की तरफ अपनी लेंथ बढ़ा देती है। सिमिलरली रूट शो नेगेटिव केमिट्रोपिज्म बाय ग्रोइंग अवे फ्रॉम द हार्मफुल एसिड्स। ये भी रूट शो करती है, अगर कहीं पर हार्मफुल एसिड्स है या हार्मफुल केमिकल है तो रूट्स जो है उस पर्टिकुलर एरिया से दूर होना शुरू कर देती है। ठीक है, तो रूट्स भी केमिट्रोपिज्म शो करती हैं। पोलन ट्यूब है वो भी करता है। रूट किसके लिए पॉजिटिव करता है? मिनरल्स के लिए। अगर कोई हार्मफुल केमिकल है, हार्मफुल एसिड है तो उससे दूर होता है। ये भी इसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए रूट के, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए पोलन ट्यूब के। किसके लिए? केमिट्रोपिज्म। अब जो लास्ट वाला है दैट इज थिगमोट्रोपिज्म। इसमें क्या होगा? डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू टच स्टिमुलाई। ठीक है, किस डायरेक्शन में ग्रोथ होनी है प्लांट की, तो वो किसके लिए रेस्पॉन्स करता है? टच के लिए। जैसे कि जितनी भी बेल हैं, अगर हम उस पर एक पर्टिकुलर सपोर्ट लगा देते हैं, उनको कैसे वो टच होता है सपोर्ट, तभी तो वो उसके चारों की तरफ क्या होता है? लिपटता जाता है और अपनी लेंथ बढ़ाता है। ठीक है, तो उस तरीके के सेंस को क्या बोलेंगे? थिगमोट्रोपिज्म। इट इज कॉमन इन ट्विलिंग प्लांट एंड टेंड्रिल्स, ऑल्सो फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट एंड फंजाई। Examples: flowering plant like Portulaca grandiflora can move or grow their sex organ towards a pollinator that land on the flower. किसी फ्लावर के ऊपर अगर कोई पॉलिनेटर बैठा हुआ है तो ये फ्लावरिंग प्लांट जो बताया है आपको, ये उसकी तरफ अपने सेक्स ऑर्गन को क्या करता है? ग्रो करता है, ताकि क्या हो, कहीं पॉलिनेटर बैठा हुआ है तो वो जो पोलन ग्रेन्स हमारे ऊपर आसानी से डल जाए और हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल बताया? फ्लावरिंग प्लांट लाइक पर्ट्यूलेका ग्रैंडिफ्लोरा कैन मूव, ये खुद मूव करेगा, और ग्रो देयर सेक्स ऑर्गन, ये अपने जो सेक्स ऑर्गन है उसकी तरफ ग्रो करेगा जहां पर कोई पॉलिनेटर जो है लैंड पर बैठा हुआ हो। ठीक है, ऐसे ही जितनी भी बेल होती हैं या टेंडिकल्स हैं, ये उस पर्टिकुलर टच को, उस जो सपोर्ट है उसको फील करते हैं और उसको सपोर्ट के साथ साथ आगे बढ़ते जाते हैं, जिसे बोलते हैं थिगमोट्रोपिज्म। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रोपिज्म जो थे वो यहाँ पर खत्म होते हैं। अब अगला जो टॉपिक यहाँ पर है वो डिस्कस करने के लिए दैट इज वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या होता है? वर्नलाइजेशन मीन्स मेनी प्लांट्स डू नॉट कम टू फ्लावर बिफोर दे एक्सपीरियंस अ लो टेम्परेचर। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो अगर उनको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक अगर लो टेम्परेचर में ना रखा जाए उनके सीड्स को, ठीक है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे ही ग्रो कर दिया जाए तो उनमें फ्लावरिंग नहीं हो। ठीक है, वेजिटेटिवली वो ग्रो कर जाएंगे ड्यूरिंग वार्म सीजन, उसकी ग्रोथ होती रहेगी लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं दैट डू नॉट कम टू फ्लावर बिफोर दे एक्सपीरियंस अ लो टेम्परेचर। These plants remain vegetative during warm season, experience low temperature during winter season, and grow further and then bear flower and fruits. यानी कि एक सीजन में वो वेजिटेटिवली बढ़ेंगे, फिर जब उस सीजन का लो टेम्परेचर वाला टाइम आएगा, कौन सा टाइम आएगा? विंटर वाला, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद अगले सीजन में जाके वो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको एसेंशियल होता है लो टेम्परेचर में कुछ टाइम पर फ्लावरिंग सीड वाली स्टेज को बिताना, जिसे बोला जाता है वर्नलाइजेशन। जैसे कि तो वर्नलाइजेशन की क्या हमारी डेफिनेशन होगी? इसकी डेफिनेशन होगी, वर्नलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज एंड हेस्टनिंग फ्लावरिंग बाय अ प्रीवियस कोल्ड ट्रीटमेंट। यानी कि अगर हमारे को किसी भी प्लांट का जो जुवेनाइल स्टेज है उसको शॉर्ट करना है, ठीक है, तो हमें पहले से पहले अगर हम उसे कोल्ड टेम्परेचर में रख देंगे,
कोल्ड टेम्परेचर में कुछ महीने के लिए रख देंगे, जो टेम्परेचर उन्हें रिक्वायर है 1 से 5 डिग्री नॉर्मली रिक्वायर होता है, और फिर ग्रो करेंगे तो वो डायरेक्टली फ्लावरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं रखेंगे तो वो फिर बाइनियल बन जाते हैं, 2 सीजन में एक सीजन में वो सेंस करते हैं विंटर को और अगले सीजन में जाके फ्लावरिंग करते हैं। तो वर्नलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज को ये कम करता है। ठीक है, कैसे? पहले ही अगर हम उसे चिलिंग या फिर जो लो टेम्परेचर उसे चाहिए, चिल्ड फॉर अ मंथ एटलीस्ट, ये जैसे कि सीड है कोई स्लाइटली जर्मिनेटेड है, अगर इसको हमने 5 डिग्री पर रख दिया 1 महीने के लिए और उसके बाद ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ग्रो किया तो वर्नलाइज प्लांट तैयार हो जाएगा, यानी कि इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी। लेकिन अगर इसी स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड को हमने चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं दिया, ठीक है, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर पर नहीं रखा जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है, तो वैसे ग्रोथ होगी प्लांट की, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। तो कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें कोल्ड ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, व्हेन सीड ऑफ विंटर रे, ये एक प्लांट का वेराइटी है। व्हेन सीड ऑफ विंटर रे वर जर्मिनेटेड एट 1 डिग्री फॉर 4 वीक्स, 4 वीक तक उसको 1 डिग्री पर जर्मिनेट किया, देन द प्लांट फ्लावर 11 वीक आफ्टर प्लांटिंग। ठीक है, 11 वीक पर फ्लावर आ गए, लेकिन बट एट द सेम टाइम सीड जर्मिनेटेड एट 18 डिग्री, पर कुछ जो सीड थे उनको 18 डिग्री पर जर्मिनेट किया, डिड नॉट प्रोड्यूस फ्लावरिंग शूट इन द सेम ड्यूरेशन। ये 2 प्लांट के पिक्चर्स आपको दिखाए हुए हैं। ये साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये देखा कि अगर हम किसी, ये जो विंटर रे है, इसके सीड्स को अगर 1 डिग्री पर 4 वीक के लिए रख देते हैं और उसके बाद जर्मिनेट करते हैं तो फ्लावरिंग हो जा रही है। लेकिन अगर हम उसे 18 डिग्री पर जर्मिनेट करते हैं और फिर उसी टाइम पर रख देते हैं फ्लावरिंग के लिए, तो फ्लावरिंग नहीं होती। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए चिल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। उस पर्टिकुलर फेज को बिताने के बाद, उस पर्टिकुलर फेज में जाने के बाद ही उसमें फ्लावरिंग होती है। इसको वर्नलाइजेशन कहते हैं। अब कुछ जैसे बाइनियल प्लांट्स हैं, जैसे कि शुगर बीट, कैवेज, कैरट, दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकंड पीरियड। अगर इनको उसमें सीजन में कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा, देन दीज स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन द सेकंड सीजन। अगर फर्स्ट उसमें दे दिया कोल्ड ट्रीटमेंट, तो सेकंड में डायरेक्ट जो है क्या होती है, इनकी फ्लावरिंग हो जाती है और फ्रूट जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड रह गए थे, जो इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में हमने यहाँ कंपेयर किया है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको सारा डिस्कस किया है। तो इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ PYQs भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फिनोमिना दैट प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट late in the growing season of a plant. चॉइसेस दी हुई हैं। ए चॉइस वर्नलाइजेशन, बी थर्मोरेगुलेटर्स, सी फोटोरिसेप्टर्स, डी सीड डोरमेंसी एंड ई प्लांट इनहिबिटर्स। तो आपको पता है कि प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट क्या है? अर्ली मैच्योरेशन को कौन सा फिनोमिना रोकता है, यानी कि 2 सीजन कौन सा लेता है, या अर्ली बहुत ही जल्दी जो सीड है वो फ्लावरिंग करने लग जाए, उसको कौन सा प्रिवेंट करता है? तो ये जो टर्म आता है, द फिनोमिना दैट प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन, दिस इज ट्रू फॉर वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन में ही क्या होता है, अर्ली जो डेवलपमेंट है फ्लावरिंग को रोका जाता है। उसको एक सीजन में क्या होता है, वो कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड विंटर्स देख लेते हैं सीड, फिर नेक्स्ट सीजन में जाके वो फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, और अगर वो कोल्ड सीजन अगर हम पहले ही आर्टिफिशियल मीडियम से उसको दिखा देंगे, उसको कुछ हफ्तों के लिए दे देंगे, तो वो फ्लावरिंग डायरेक्ट करता है। ठीक है, सो द फिनोमिना दैट प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन ऑफ द प्लांट इज नोन एज वर्नलाइजेशन। तो ए चॉइस हमारा 2 में दिया हुआ है, तो दिस इज द करेक्ट चॉइस। थर्मोरेगुलेशन से इसका कोई मतलब नहीं है, थर्मोरेगुलेटरी टेम्परेचर से रिलेटेड है।
फोटो रिसेप्टर्स भी लाइट से रिलेटेड है। सीड डोरमेंसी, सीड जब बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं करेगा तो उसे सीड डोरमेंसी कहा जाएगा। प्लांट इनहिबिटर्स, जो प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। ठीक है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इन तीनों चारों चॉइसेस में अदर देन वनलाइजेशन किसी से भी रिलेटेड नहीं है। ये रेस्पॉन्स है टुवर्ड्स टेम्परेचर, टुवर्ड्स लाइट, या सीड डोरमेंसी अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में जो हो जाता है, या प्लांट इनहिबिट करता है ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो इन चारों में से कोई भी रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को जो है प्रिवेंट करने से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट है, और वैसे भी ये जो डेफिनेशन है ये वर्नलाइजेशन की डेफिनेशन है, तो हमारा जहां पर वर्नलाइजेशन है यानी कि चॉइस नंबर 2 दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये भी अगेन रिलेटेड है वर्नलाइजेशन से। इसमें भी 4 या 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं और कहा है कि ये टर्म किससे रिलेटेड, कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो इससे बिल्कुल मेल खाते हैं। चलिए पढ़ते हैं सारे सेंटेंसेस को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है वर्नलाइजेशन ए इनेबल द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। प्लांट को सफिशिएंट टाइम देता है अपनी मैच्योरिटी तक लाने के लिए। यस, क्योंकि वो एक सीजन में क्या करता है, कोल्ड सीजन को पूरा यूज करता है, फिर नेक्स्ट सीजन में जाके फ्लावरिंग करता है। तो यस, इनेबल द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी, अर्ली मैच्योरिटी को रोकता है ये। ठीक है, तो ये करेक्ट है वर्नलाइजेशन से। सेकंड देखते हैं, इट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट बट ऑल्सो देयर रिलेटिव ड्यूरेशन। इसका लाइट या उसके रिलेटिव ड्यूरेशन से कोई मतलब नहीं है, इसका कोल्ड टेम्परेचर से मतलब है। तो ये चॉइस गलत हो जाती है। ठीक है, सी है प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन, यानी कि ये अर्ली डेवलपमेंट को, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को रोकता है और इसे लेट ग्रोइंग सीजन में ही करने देता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट इस पर बैठता है। डी है रेफर स्पेसिफिकली especially to the promotions of flowering by a period of low temperature. Yes, it is related to low temperature. कैसे प्रमोट करता है फ्लावरिंग को, जब ये एक पूरा पीरियड लो टेम्परेचर को देख लेता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट इसके लिहाज से आ रहा है। ई है फिनोमिना दैट अकर बाय चेंजिंग लाइट एंड टेम्परेचर। ये इसका लाइट से कोई रिलेशन नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। अगर यहाँ पर चेंजिंग टेम्परेचर होता तो भी हम एक बार देख सकते थे, ऑल्दो चेंजिंग टेम्परेचर में उसको कोल्ड लो टेम्परेचर देना जरूरी था। तो ये भी यहाँ पर गलत चॉइस हो जाएगी। तो ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, यस, चॉइस नंबर 4 में ए सी एंड डी तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, वो बिल्कुल वर्नलाइजेशन की प्रॉपर्टी माने जाते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड व्हेन। शॉर्ट डे प्लांट पे फ्लावरिंग कब होती है? प्लांट आर एक्सपोज टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग क्रिटिकल पीरियड। अगर क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा उसे मिल रहा है तो उसको शॉर्ट डे प्लांट कहेंगे? नहीं, एक्सीडिंग पीरियड, क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा मिलता है तो उसको लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। तो फर्स्ट चॉइस तो हमारी गलत हो गई। सेकंड है प्लांट्स आर एक्सपोज टू लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन द क्रिटिकल पीरियड। यस, वो टाइम पीरियड जब क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट की जरूरत होती है जिन प्लांट्स को, उनको शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। सेकंड चॉइस वुड बी द करेक्ट आंसर। थर्ड चॉइस में लिखा हुआ है प्लांट्स आर एक्सपोज टू अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये फोटो पीरियड की बात हो रही है, यहाँ लाइट का लेना देना है। राइट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ लाइट ड्यूरिंग फ्लावरिंग। ये भी इसके लिए गलत है। इफेक्ट तो आएगा लाइट का, चाहे कम लाइट मिले चाहे ज्यादा मिले, उसके बेसिस पर ही फोटो पीरियड को डिवाइड किया गया है। तो सेकंड चॉइस वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ड्यू टू एनवायरमेंट शेप ऑफ बटर कप लीव्स, बटर कप की जो लीफ है, इट डिफर इन एयर टू दोज प्रोड्यूस इन वाटर। एनवायरमेंट में जो ये एयर में की स्ट्रक्चर कुछ और होती है और वाटर में कुछ और होती है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट प्लास्टिसिटी। ठीक है, वो प्लांट प्लास्टिसिटी जो डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन में अपनी शेप बदलने, या फिर लाइफ के डिफरेंट फेजेस में, लाइक प्यूबरिटी स्टेज में, जैसे धनिया का, कोरिएंडर का एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, कुछ अलग शेप थी और जब वो मैच्योर हो गया था तो उसकी शेप कुछ अलग थी। तो उसको कहा जाता है प्लास्टिसिटी। टोटिपोटेंसी तो अलग चीज हो गई जिसमें सेल डिवाइड करती है और उसकी अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाती है अपनी अपनी डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए। डिफरेंशिएशन भी वही हो गया, सेल का अपने अपने कामों के प्रति डिवाइड हो जाना। डी डिफरेंशिएशन उसका जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ पर जो है कि ड्यू टू एनवायरमेंट शेप ऑफ द पर्टिकुलर लीफ, इन दिस केस बटर कप लीफ, इट इज डिफर
in air as and to those produced in water. This is example of plasticity. तो second choice would be the correct answer. Question number 5 में दो statement दिए हुए हैं, statement number 1 and statement number 2. Statement number 1 में दिया हुआ है flowering in some plants depends on the relative duration of light and dark exposure. Flowering जो है कुछ प्लांट में लाइट और डार्क फेजेस उसे कितने मिल रहे हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए मिल रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट, सम प्लांट रिक्वायर द एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन आर कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट. बिल्कुल क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा जिनको लाइट चाहिए होती है अपनी फ्लावरिंग के लिए, उन्हें लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है. ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल सही है. तो 1, 2, 3, 4 में से चॉइस नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर, जहां दिया हुआ है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. प्लांट की वो एबिलिटी जिससे वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में या डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेता है, उसे क्या कहा जाता है? इज इट डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट और प्लास्टिसिटी? सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था. दिस इज नोन एज प्लास्टिसिटी. तो मैं इसको दोबारा से फुल एक्सप्लेन नहीं कर रही. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी? इनमें से कौन सा प्लांट है जो प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है? कॉटन, यस, प्लास्टिसिटी शो करता है. कोरिएंडर इज वन ऑफ द एग्जांपल, बटरकप इज वन ऑफ द एग्जांपल. मेज जो है वो प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा चॉइस नंबर 4. ठीक है, ये मैंने जो फर्स्ट 3 बताए हैं वो शो करते हैं, तो आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा चॉइस नंबर 4. ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे in response to environment or phases of life to form different kind of structure. This ability is called, जब plant different pathway follow करता है environment के हिसाब से या life के phases के हिसाब से, तो इस property को क्या कहते हैं? plant की इस ability को क्या कहते हैं? This is the simple definition of plasticity. ठीक है, plasticity के कारण ही अलग अलग तरीके की लीव्स उसकी बन जाती हैं, जिसके एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हुए. क्वेश्चन नंबर 9, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग फोटो पीरियडिज्म. फोटो पीरियडिज्म में परसेप्शन, लाइट का परसेप्शन कौन सा ऑर्गन जो है प्लांट का पार्ट करता है, और वो फिर फ्लावर तक, क्या ये फ्लावर खुद ही है या कोई और पार्ट है? तो इसमें चॉइसेस दी हुई हैं. इज दिस शूट एपेक्स, इज दिस स्टेम, थर्ड चॉइस एक्सिलरी बर्ड एंड लीफ. आपको पता है कि सबसे पहले प्लांट लाइक अगर यहाँ लीफ है, ये लीफ है और यहाँ पर हमारा फ्लावर है कोई. ठीक है, फ्लावर तो यहाँ मैं क्यों बनाऊंगी, यहाँ पर मुझे बनाना चाहिए बर्ड. ठीक है, ये बर्ड है, ये लीफ है, ये लीफ है. ठीक है, ये बर्ड है. ठीक है, तो सबसे पहले सनलाइट को ये परसेप्शन होगा लीफ में, और फिर ये जाके सिग्नल देखा बर्ड को कि आप जो है फ्लावरिंग कर लीजिए. यहाँ पर सन है, सनलाइट का परसेप्शन सबसे पहले लीफ में होगा. लीफ से कुछ हार्मोन्स, रेगुलेटर्स, कुछ केमिकल्स आप कह सकते हैं रिलीज होंगे, जो जाके बर्ड को सिग्नल देंगे कि फ्लावरिंग कर लीजिए. ठीक है, तो साइट ऑफ परसेप्शन क्या है ऑफ लाइट? इज दिस इज लीफ ऑफ द प्लांट. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग. ग्रोथ जो है मैक्सिमम किस फेज में होती है? तो जो ग्रोथ है, सबसे पहले अगर हम ग्रोथ का चार्ट बनाएं तो यहाँ सबसे पहले लैग फेज होता है, देन लॉग फेज होता है, देन स्टेशनरी फेज होता है. ये वाला जो है इसे क्या बोलते हैं? लैग फेज. जो सबसे ज्यादा यहाँ से यहाँ तक होता है उसे क्या बोलते हैं? लॉग फेज. एंड देन जब पूरी हो जाती है ग्रोथ, एक पर्टिकुलर लेवल पर आ जाती है, तो उसे बोलते हैं स्टेशनरी फेज. ठीक है, टाइम और ग्रोथ की जब पूरा ग्राफ बनता है तो हमें पता है कि लॉग फेज में मैक्सिमम क्या होता है? ग्रोथ होती है. तो फर्स्ट चॉइस लैग फेज, देन डोरमेंसी, देन सीनेसेंस, देन
लॉग फेज। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 4 लॉग। चलिए, तो ये क्वेश्चंस थे जो कुछ इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड थे। आपको आई होप सब समझ में आ गए होंगे। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, राइट डाउन इन द मेल बॉक्स, वी विल डिस्कस इट। तब तक खुश रहिए। थैंक यू।